और फिर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। माइक्रोब्स हैं वटएवर, इनका कल्चर ग्रो नहीं कर सकते। एक लाइट बेस रहेगी 9 और 10 किसी हद तक अच्छी बेस, क्या निकलेगा लगभग कोई लेट्स से दैट सोच लेते हैं 2 निकल आया। जी प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपको कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक आप तसलसल से मेहनत करते ना रहें। लिहाजा मेहनत करते रहें, एक दिन कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे क्लास 10 केमिस्ट्री की, और आज का टॉपिक जो रहेगा वो है पीएच स्केल। ये टॉपिक स्टूडेंट्स को टोटली नागवार गुजरता है क्योंकि बहुत सी बातें इनको समझ में नहीं आती। एक डीप कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप इस वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह पीएच का कॉन्सेप्ट कम से कम आपको मैं टोटली क्लियर कर दूंगा। सो इट्स बीन 15 ईयर्स इन एजुकेशन, टीचिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इवन जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत से टीचर्स काम कर रहे हैं, वो आपके लिए आसान कर देंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो प्यारे बच्चों, पीएच जो है वो क्या होता है? पीएच बेसिकली कह लें कि पी आपने स्मॉल लिखना है, एच आपने कैपिटल लिखना है। ये पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, और एच का मतलब जो होता है दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सिंपली, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप ये सोचेंगे सर ये नेगेटिव लॉग क्या होता है, तो लॉग का लफ्ज लॉगरिथम से आया। आई डोंट नो, शायद यही स्पेलिंग है। सो लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम बेसिकली कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इसमें आप बहुत बड़े नंबर्स की कैलकुलेशंस करते हैं या फिर बहुत छोटे नंबर्स की कैलकुलेशंस करते हैं। तो अगर आप बहुत बड़े नंबर्स की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव लॉग की बात करते हैं, और अगर आप बहुत छोटे नंबर्स की और बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो फिर आप नेगेटिव लॉग की बात करते हैं। तो नेगेटिव लॉग बेसिकली आप कह लें कि बहुत छोटे मनफी नंबर्स की कैलकुलेशंस को कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर किस चीज़ की कैलकुलेशंस करनी है, कौन सी ऐसी कम चीज़ इसकी कैलकुलेशंस हमने इस टॉपिक में करनी है? तो वो है बेटा हाइड्रोजन आयंस। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। लेट्स से दैट कि आपके पास जो है पानी का गिलास है, पानी के गिलास में डेफिनेटली पानी है, और बाहर का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस है। डेफिनेटली जो बाहर का दर्जा हरारत होगा वही पानी के गिलास का दर्जा हरारत होगा। अब आप करते क्या हैं, आप कोशिश करते हैं ये मालूम करने की कि आखिर पानी के अंदर क्या चल रहा है। तो पानी के अंदर क्या चल रहा है? पानी के अंदर पानी चल रहा होगा, लेकिन सिंपली साइंसदान कुछ हटकर सोचते हैं। तो इन्होंने देखा है कि पानी में बेसिकली पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हिल रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज वाइब्रेटिंग। दर्जा हरारत पर डिपेंड करता है, वाइब्रेशन काफ़ी बढ़ जाए, 100 डिग्री पे वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि पानी के मॉलिक्यूल्स पानी को छोड़कर चले जाते हैं, लिक्विड से गैस बन जाते हैं। लेकिन हम 25 डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी कि नो डाउट 25 डिग्री पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स पानी को छोड़कर जाएंगे। एवापोरेशन जो है वो हर वक्त हो रही होती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली 100 डिग्री पर आता है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ वो ये है कि अंदर जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उनके वाइब्रेशंस होने से, जिन्हें हमने ब्राउनियन मूवमेंट्स कहा था किसी ज़माने में 9th क्लास के अंदर, तो ये जो ब्राउनिंग मूवमेंट्स हो रही हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं पानी की, ये इनका एक नतीजा निकलता है। आप कह लें कि अगर लेट्स से दैट हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल हैं पानी के, ये छोटे छोटे मैं आपको एटम बनाता है दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो लेट मी टेल यू विद दिस मार्कर, ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ये वाले हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और ये जो बड़ा सा मैंने आपको एक एटम बना कर दिखाया दैट इज़ द एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप कह लें कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर हमेशा क्या चार्ज रहता है? नेगेटिव। आपने हमेशा पानी में स्टडी किया तो पानी के पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे रहता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है। तो हुआ क्या कि जब ये मतलब लेट्स से दैट वी हैव 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स। साइंसदानों का तखमिया है कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गए 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, यानी कि इट्स समथिंग लाइक 10 मिलियन। तो 1 करोड़ को अगर आप लिखें बेस 10 के साथ तो ऐसे लिखेंगे। तो 1 करोड़ पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से जो टकरा रहे होते हैं उनमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं आपस में इस तरह टकराते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट कर लेता है। ये वाला पानी का मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन आयन को
अपने गिर्द क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ से चला जाता है इस मॉलिक्यूल से। याद रखिएगा ये मॉलिक्यूल पानी था, ये भी मॉलिक्यूल जो था वो पानी था, ठीक है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो गया किस में, हाइड्रोक्सी में। आपको नज़र आ रहा है कि अभी एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोक्सी बन गया। अट्रैक्शन हुई और इसे, ये जो पानी है ये क्या बन गया, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी कैसे बन गए? स्टूडेंट्स देखें, इस टेम्परेचर के ऊपर इनकी आपस में कुछ अट्रैक्शन हुई, नेगेटिव बॉडी ने पॉजिटिव बॉडी को अपनी तरफ खींच लिया, एटम ट्रांसफ़र कर गया। इसे हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन। अब इसे ऑटो आयनाइजेशन अगर हम कहते हैं तो इसका सिंपली मतलब ये है कि पानी खुद ब खुद आयंस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब ये कह सकते हैं कि पानी में दो वाटर मॉलिक्यूल थे आगाज़ में, उन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोनियम आयन की शक्ल इख्तियार कर गया और दूसरा जो है हाइड्रोक्सी की शक्ल इख्तियार कर गया, इट्स कॉल्ड हाइड्रोक्सी या हाइड्रो ऑक्साइड आयन कह लें आप, हाइड्रोक्सी शॉर्ट टर्म रहती है। तो ये जो हमारे पास अमल हुआ इसको हमने ऑटो आयनाइजेशन कहा। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, सेल्फ आयनाइजेशन कहा इसको हमने। तो आप एक चीज़ इस इक्वेशन में नोटिस करें कि दो वाटर मॉलिक्यूल थे, यानी मैं इसको अब थोड़ा सा ज़रा ओपन करके लिख लेता हूँ, टू वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन आयन लिख लेता हूँ, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन आयन यहाँ से छूटा था वो यहाँ पर इस तरफ आया तो वाटर की तरफ ही आया था ना, और साथ में लिख लेता हूँ हाइड्रोक्सी। हमने ये सीखा है इक्वेशंस में कि जब लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे अगर दो सब्सटेंसेस सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो वाटर और वाटर को मैंने कैंसिल कर दिया और वाटर किस में ब्रेकआउट हो गया, वाटर बेसिकली ब्रेकआउट हो गया हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सी आयन में। दिस कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन, दिस कॉल्ड सेल्फ। ये और मतलब दोनों तरफ रिवर्सिबल है, यानी कि ये बन भी जाते हैं और दोबारा वाटर भी बन जाएंगे और दोबारा टूट जाएंगे, द थिंग्स गोज ऑन। तो ये चीज़ें हो रही हैं पानी के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन, दिस इज़ कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन। बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि पानी में आयंस बनते हैं खुद ब खुद, और साइंसदानों ने ये देखा है कि 1 करोड़ में से, कितने में से, 1 करोड़ में से हमेशा इसका नतीजा बन रहता है, यानी 1 करोड़ में से, यानी लेट्स टेक द बेस 10, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल आपको बनता हुआ नज़र आता है, यानी 1 करोड़ में से आपका एक नंबर आया है। तो इस तरह ही लिखूंगा ना मैं, 1 करोड़ में से एक आया, या फिर मैं ऐसे भी लिख लूँगा, क्योंकि आपको पता है बेस 10 के साथ पावर 7 है, ऊपर आएगी तो फिर ये क्या हो जाएगी। सो दिस इज़ द रिजल्ट, यानी 1 × 10⁻⁷, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस and hydroxy ions inside the water. This is called the production of hydrogen ions. This is called the production of hydroxy ions. मेरे एक सवाल का जवाब दें, इस पानी के गिलास में क्या सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल टूटेगा? So that is not the answer. यानी कि पानी के गिलास में बेतहाशा मॉलिक्यूल्स हैं, करोड़ों की बात तो बहुत छोटे से लेवल पे आप कर रहे हैं। अगर हम मोलर कंसनट्रेशन की बात करें तो मोलर कंसनट्रेशन में 6.02 10⁻23 आता है। 10⁻7 कितना छोटा नंबर रहेगा अगर 10⁻23 एक नंबर हो। तो हिसाब लगाएं, अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और फिर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। लेकिन साइंसदानों का ये भी मानना है कि पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि पानी नो डाउट आयंस पैदा करता है, खुद ब खुद आयंस पैदा करता है, लेकिन इनकी मिकदार बहुत कम रहती है। जैसे लेट्स से दैट वी हैव अनदर कंपाउंड इन द बीकर, लेट्स से दैट वी हैव एसिटिक एसिड। मैं आपको समझाने की खातिर ये बात कर रहा हूँ। तो एसिटिक एसिड की ये खासियत है कि 1000 में से एक टूट जाता है, एसिटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एसिटेट आयन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है कंपैरिजन विद दी वाटर, क्योंकि वो 1000 में से एक टूटा है और ये 1 करोड़ में से एक टूटा है, यानी इसकी आयंस बनाने की सलाहियत थोड़ी कम है, इसकी आयंस बनाने की सलाहियत थोड़ी ज़्यादा है। तो ये बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये बनेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट।
अच्छा, कंपैरेटिवली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ इस टॉपिक में, पीएच क्या है। यही है पीएच, कि आप इतने छोटे नंबर की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, नेगेटिव लॉग लेना चाह रहे हैं, और आप बताना चाह रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन आयंस हैं पानी में। अब साइंसदानों ने एक और बात हमें समझाई है कि पानी में हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी ये डिक्लेयर करेगी कि वो एसिड है कि बेस है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से दैट हमारे पास ये वाटर है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर बीकर। यहाँ पे मैं एक और बीकर ले लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे 2 बीकर्स आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं सीन आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लेट्स से दैट एक वाटर मॉलिक्यूल है, लेट्स से दैट दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी ब्रेक हो चुका हुआ है, लेट्स से दैट यहाँ पे तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। अब ये पानी एज अ होल ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयंस हैं उतने ही हाइड्रोक्सी आयंस आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने हाइड्रोजन आयंस हैं उतने ही हाइड्रोक्सी आयंस हैं, तो फिर ये न्यूट्रल रहेगा। पानी इस वक्त कहलाएगा न्यूट्रल, क्योंकि चार्जेस ऑपोजिट दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हाइड्रोजन आयंस जब बराबर हैं, लेट्स से दैट कोई आप ऐसी शय डाल दें पानी में जो इसके हाइड्रोजन आयंस को बढ़ा दे। लेट्स से दैट आपने इसमें डाल दिया HCl। लेट मी जस्ट रियली ड्रॉ दिस थिंग विद अ ग्रीन मार्कर, HCl। और फिर देखें जब HCl इसके अंदर आया तो इसने पॉजिटिव आयन भी पैदा किया। और अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि इसमें हाइड्रोजन आयंस बढ़ चुके हैं और हाइड्रोक्सी आयंस अब कम हो चुके हैं। चार्जेस अभी भी सेम है, नेगेटिव भी उतने हैं, पॉजिटिव भी उतने हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयंस बढ़ चुके हैं। अब हाइड्रोजन आयंस का बढ़ जाना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो उसको एसिडिक बना देता है, लिहाजा ये पानी एसिडिक रहेगा। लेकिन अगला सवाल फिर ये है कि आप अगर ये मालूम करना चाहते हैं कि कितने हाइड्रोजन आयंस बढ़े हैं, तो फिर आपको सहारा लेना पड़ेगा किस टॉपिक का, पीएच के टॉपिक का। आप इस बात को बताना चाहते हैं कि कितने हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं सिस्टम के अंदर, कितने हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं सिस्टम के अंदर। सो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ पीएच। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं बोर्ड अरेज कर लूँ। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपसे कि थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा कि बीकर में जो है अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाते हैं, लेट्स से दैट वी हैव अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो इनकी हम कंसंट्रेशन कैसे निकालें। हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन, हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन आखिर कैसे निकाली जाए। तो इनकी कंसंट्रेशन निकालने का तरीका है कि आप बेसिकली पीएच निकालना चाह रहे हैं, राइट। इफ़ यू वांट टू टेक आउट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो आप पीएच निकालना चाह रहे हैं। देखें, आपने एक रूल पढ़ा था Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, अगर आपको याद हो। और अभी आपने एक इक्वेशन भी बनाई है जिसमें आपने लिखा है H2O गोज टू H प्लस एंड OH नेगेटिव। ये आपने इक्वेशन बनाई है अभी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन वाली इक्वेशन या सेल्फ आयनाइजेशन वाली इक्वेशन। इज जस्ट बिकॉज कि इसमें पानी खुद ब खुद टूट जाता है, किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, किसी खास कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, बिजली लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद पानी के गिलास के अंदर, समंदरों के अंदर पानी खुद ब खुद टूटता है। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम Kc की फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट हुए, तो कंसंट्रेशन ले लेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ले लेंगे, ठीक है। और साथ नीचे हम क्या ले लेंगे, रिएक्टेंट्स ले लेंगे, दैट इज़ वाटर। और इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर एक और शक्ल दे देता हूँ, लुक एट ओवर हेयर, कि मैं Kc को डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर देता हूँ वाटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, H प्लस एंड OH नेगेटिव। और डेफिनेटली ये वाटर को अब ये बात तो तय है कि 10 में से सिर्फ एक ही पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा। तो एक बात जब तय हो जाए तो उसे कांस्टेंट कहते हैं। अगर ये बात तय ना होती तो ये कांस्टेंट ना होता। तो लिहाजा हम Kc का एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं, दैट इज़ Kw। अब Kw का मतलब है कि पानी
Kc के साथ जो है एक नया कांस्टेंट बना गया है, दैट इज Kc वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नाउ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, दैट इज Kw। तो ये आपने मर्ज कर दिया है Kc के अंदर किसको, वाटर को, क्योंकि हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो अब आप देखें यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई Kc की Kw की, दैट इज बेसिकली दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए कितना आसान काम है कि Kw को आप बराबर कर देंगे 10⁻⁻7 के साथ, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी यही है, और यहाँ पे भी आप कर देंगे 10⁻⁻7, जो कि हाइड्रोक्सी आयन की कंसंट्रेशन भी आपके पास यही है। अब जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि Kw जो है वो बराबर आ जाएगा 10⁻⁻14 के। अब जब 10⁻⁻14 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि अगर लेट्स से दैट आपके पास एक कंडीशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको पता है, लेट्स से दैट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको पता है, pH का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव लॉग, P का मतलब क्या है और H का मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि नेगेटिव लॉग और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अभी आपने प्लेस की थी, दैट वाज 10⁻⁻7। तो इसको क्या कर सकते हैं, अब ये जो बेस 10 के साथ पावर है, ये पीछे अगर लॉग से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और फिर आपको पता है जो चार्जेस होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर यहाँ लॉग के पीछे क्या है, 1 है, तो 7 1s are 7, दैट बिकम 7, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, 7 1s are 7, और लॉग के साथ क्या रह गया। अब देखिए लॉग के साथ अगर 10 रह गया तो लॉग 10 बराबर होता है 1 के कैलकुलेटर पे करके देख लें आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 7। यानी कि अगर पानी के ग्लास में 10⁻⁻7 आयन्स हैं हाइड्रोजन के, डेफिनेटली एट दी ऑपोजिट साइड 10⁻⁻7 हाइड्रोक्सी के भी होंगे। तो 7 pH का मतलब ये रहेगा, pH अगर 7 आ रहा है तो आपसे कहेंगे ना तो ये एसिडिक है ना तो बेसिक है। इसके पीछे वजह ये है क्योंकि 7 आने का मतलब, pH 7 आने का मतलब ये है कि उतने ही हाइड्रोक्सी आयन सिस्टम में मौजूद हैं। अगर 7 से ज़्यादा हो जाएं, मतलब 10⁻⁻7 से ज़्यादा हो जाएं आयन्स, डेफिनेटली जब नेगेटिव नंबर्स में आप 0 के करीब जाते हैं तो 10⁻⁻6 होगा, 10⁻�5 होगा, 10⁻⁻3 होगा, बड़ा बड़ा नंबर। नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे -1 लिखा हुआ है और -3 लिखा हुआ है, तो बड़ा कौन सा है, तो डेफिनेटली -1 बड़ा नंबर है। अगर मैंने लिखा हुआ है 10⁻⁻7 10⁻�6, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 10⁻�6। तो 10⁻�6 यानी अगर आपका pH 10⁻�7 से pH 7 आ रहा है, ठीक है, 10⁻7 से आपका pH क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 10⁻6 से आपका क्या pH आएगा, -6 से क्या pH आएगा, तो -6 का मतलब है हाइड्रोजन आयंस बड़े हैं। अब ये शर्त नहीं है कि OH भी बड़े होंगे, क्योंकि आपने नॉर्मल कंडीशन ली ना। नॉर्मल कंडीशन में क्या लिया कि भाई हाइड्रोजन आयंस -7 है, हाइड्रोक्सी आयंस भी -7 है, तो आंसर क्या बना इसका, 10⁻⁻14, दोनों का मिलाकर। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास pH कैलकुलेट करना है आपने, तो ये बराबर किसके रहेगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के जमा हाइड्रोक्सी आयंस की कंसंट्रेशन के, राइट। तो 7 + 7 आंसर क्या रहेगा इसका, 14। यानी दोनों की वर्थ 14 की। एक स्केल बना सकते हैं हम। स्केल क्या बनाएंगे कि 7 न्यूट्रल है, 14 तक आप जा सकते हैं, और 0 तक नीचे जाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप 7 से नीचे जाते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट मोर हाइड्रोजन आयंस। अगर आप 7 से ऊपर जाते हैं इसका मतलब हाइड्रोक्सी आयंस बढ़ रहे होंगे, तो यू टॉक अबाउट बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सी आयंस। सिंपली आप एक बात याद कर लें इस लेक्चर में कि 7 से लेस अगर pH आता है तो आप एसिडिक की बात करेंगे, और अगर pH जो है वो 7 से ज़्यादा आता है तो आप किसकी बात करेंगे, बेस की बात करेंगे। अगर आप करते हैं याद रखिएगा, जिस तरह pH स्केल है इस तरह pOH स्केल भी होता है डियर स्टूडेंट्स। इसमें भी आप 7 से लेस की बात करेंगे तो आप बेस की बात करेंगे, क्योंकि अब की बार ये स्केल pOH है, हाइड्रोक्सी आयंस की कंसंट्रेशन बताने वाला स्केल है। और 7 से ज़्यादा की बात करेंगे तो डेफिनेटली आप एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, एसिडिक की बात कर रहे हैं। लेकिन रेंज क्या रहेगी, 0 से लेकर 14 तक, चाहे वो pOH स्केल है चाहे वो pH स्केल। लेकिन चलता कौन सा है, लेट्स से दैट के वी हैव अ काइंड ऑफ
सिचुएशन जिसमें हम यूनिट्स की बात करते हैं, तो ज़्यादातर यूनिट्स कौन से चलते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम यूनिट चलता है वज़न के लिए, ठीक है। तो हालांकि वज़न के लिए पाउंड्स भी होता है, लेकिन चलने वाला जो यूनिट है वो पाउंड्स नहीं है, वो क्या है, वो ग्राम है। इस तरह पीएच स्केल भी होता है और पीओएच स्केल भी होता है, लेकिन जो चलने वाला यूनिट है वो कौन सा है, टीएच स्केल। तो आपने पीएच स्केल पे ज़्यादा काम करना है। अच्छा, अब हमने क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि अगर आपने पीएच कैलकुलेट करना है तो आपने पीएच स्केल की मदद से करना है। देखें, मैंने आपको सिखाया कि अगर लेट्स से दैट वी हैव अ कंडीशन KW इज इक्वल टू -14, तो -14 का मतलब ये है कि दोनों की वैल्यूज़ को जमा कर लिया जाए, दैट बिकम्स इक्वल टू 14। यानी आप ये मैंने लिख दिया यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, मैंने पीएच जमा पीओएच लिखना था ना। पीएच की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन आयंस को लेकर, और पीएच की वैल्यू क्या है, हाइड्रोक्सी आयंस को लेकर, और दोनों की वैल्यूज़ क्या है, 7 इसकी है और 7 इसकी है, दैट बिकम्स 14। तो पीएच जमा पीओएच किसके बराबर रहेगा, 14 के बराबर रहेगा। ये आपकी हेल्प हो जाती है, अगर आपको पीएच पता लग जाए तो आप पीओएच निकाल सकते हैं, अगर आपको पीओएच पता लग जाए तो आप पीएच निकाल सकते हैं। सो दैट मेक्स द आइडिया स्टूडेंट्स, दैट इज द फॉर मोर थिंग। अब आप सोचेंगे सर बोर्ड में बताएं क्या सवाल आता है, आपके लेक्चर से थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू बढ़ जाए तो वो सिस्टम एसिडिक हो जाता है। तो अगर सिस्टम एसिडिक मालूम करना है तो वो पीएच की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे जाकर, इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ इंडिकेटर्स की बात भी करेंगे कि जो आपको बताएंगे कि सिस्टम क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके ऊपर भी मैं आपसे लेक्चर में बात करूँगा। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप मुझे ये बताएँ कि हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं बोर्ड को लेकर, एमसीक्यूज़ क्या आ सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ तो इसके अंदर ही छुपे हैं मेरे लेक्चर में, डेफिनेटली बहुत सी बातें आपसे शेयर की, आप सब बातों को याद रखिएगा। एक जो बात सबसे इंपॉर्टेंट आपसे करूंगा, 2 सवाल मैं आपको आज बता देता हूँ क्लास में। 2 सवाल कौन से इंपॉर्टेंट जो आपको बोर्ड में इस टॉपिक में से आएंगे, पेज नंबर 32 में से या फिर पेज नंबर 33 में से। एक तो ये सवाल आपको बोर्ड में आएगा कि व्हाट इज़ ऑटो आयनाइजेशन, इसमें आपने एक इक्वेशन लिखनी है और इसके साथ आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ऑटो आयनाइजेशन क्या है, इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ वाटर टू टर्न डाउन इटसेल्फ इनटू आयंस ऑटोमेटिकली बाय सेल्फ एट दी 25 डिग्री टेम्परेचर। तो इसको आप ऑटोनाइजेशन कहेंगे। उसकी इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको H+ अभी ब्रेक करके H हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सीजन दिखाया। इसके बाद आप डेफिनेटली Kc का फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो आप लिख दें, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता इस बात, बिकॉज यू टॉक अबाउट Kc। तो Kc में आप डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, तो Kc इज़ समहाउ कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू Kw। तो KW इज इक्वल टू समथिंग लाइक 10⁻⁻14। ओके, उसके बाद सवाल इंपॉर्टेंट आएगा जो कि इस सवाल से भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइन पीएच, कि पीएच की तारीफ करें। तो पीएच की तारीफ कैसे करेंगे आप, पीएच की तारीफ यही करेंगे कि इट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, बस इतनी सी तारीफ करेंगे आप। और उसके बाद आप लिख दें कि लेस देन 7 pH इज एसिडिक एंड ग्रेटर देन 7 pH इज बेसिक, या आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख दें, आपको फिर 2/2 आराम से एग्जामिनर नंबर दे देगा। उसके बाद सवाल आपको ये भी आ सकता है कि पीएच की रेंज क्या रहती है, तो दैट इज़ फ्रॉम 0 to 14, क्योंकि अब स्केल में मैंने बताया कि 0 से 14 तक आपने रहना है। और देखें इधर और भी वैल्यूज आती है ना, 7 से नीचे क्या है, 6, 5, 3, 2, 1, और आगे जाएं 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 and 14, 13 and 14। तो इस तरह मतलब अब जो भी पीएच आ रहा है लेस देन 7 आ रहा है तो दैट इज एसिडिक, और अगर ग्रेटर देन 7 आ रहा है पीएच नॉट पीओएच, अगर पीओएच मैंने आपको बताया कि पीओएच में लेस देन 7 पीओएच आ रहा है दैट इज बेस, और ग्रेटर देन 7 आ रहा है देन दैट इज एसिडिक। तो ये बात समझने की है। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि आखिर कंक्लूजन क्या निकला हमारी बातों का, और दूसरी बात क्या पीएच का इस्तेमाल करके कौन से फ़ायदे उठा सकते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आखिर पीएच के क्या फ़ायदे हैं, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। सो लेट मी टॉक अबाउट कंक्लूजन्स एंड लेट मी टॉक अबाउट द फ़ायदे ऑफ पीएच, द यूज़ ऑफ पीएच। तो प्यारे बच्चों कंक्लूजन की बात करते हैं। अब याद रखिएगा कि जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसका जो पीएच होता है न्यूट्रल सोल्यूशन का वो इक्वल टू क्या रहेगा, 7। ये बात याद रखो। दूसरा पॉइंट है जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं,
ठीक है, उनका pH लेस देन 7 ही रहेगा हमेशा। एसिडिक सॉल्यूशन ऑलवेज हैव pH, याद रखिए P स्मॉल होता है, नीचे करके लिखा करें थोड़ा सा, अमूल बच्चे लिख देते हैं pH, ऐसे नहीं लिखते, P कैपिटल नहीं होता, P स्मॉल होता है। तो क्या लिख रहा हूं मैं कि एसिडिक सॉल्यूशन ऑलवेज हैव pH लेस देन 7, ये बात तय है कि लेस देन 7 ही रहेगी। pH स्केल के अंदर लेस देन 7 pH स्केल है, pH स्केल नहीं है, उसमें जो pH अगर आपकी आ रही आंसर आ रहा है तो लेस देन 7 आ रहा है, तो लिटरली मीन्स कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। उसके बाद जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसकी जो pH वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 7, ये बात शर्त है, ठीक है। अगर 7 से बड़ी रीडिंग आ जाए तो किसकी बात कर रहे हो, अगर 7 से लेस रीडिंग आ जाए तो किसकी बात कर रहे हो, ये बात है, कंक्लूजन यही निकलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो pH और pOH है उनको अगर आप आपस में जमा कर लेते हो तो 14 के बराबर आ जाते हैं। तो यही रेंज है pH की कि 1 से स्टार्ट लेंगे, 0 से ले लें और 14 तक रेंज रखेंगे, यानी 0 से लेकर 14 तक किसकी रेंज है, pH की जमा pOH की, ये रेंज रहेगी, इसके अलावा कोई रेंज नहीं है ये। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपसे यूजेस की कि आखिर pH के क्या इस्तेमालात होते हैं। जी बारे बच्चों, तो बात करते हैं अब यूजेस की। देखें हमने pH पढ़ लिया, अब यूजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो अगर आप उसको यूजेस नहीं आते तो फिर क्या फ़ायदा उस टॉपिक को पढ़ने का। तो लिहाजा फ़ायदा हासिल करते हैं, पढ़ते हैं यूजेस, इस्तेमालात। स्टूडेंट्स देखो, जो pH है वो सबसे बढ़कर आपको ये बताती है कि कोई मतलब डिटरमिन पता लगाती है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन का। यानी लेट्स से दैट कि अगर आपके पास ये दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन इधर एसिडिक है या इधर ये बेसिक है, ये कैसे पता लगेगा। तो आप pH की मदद से मतलब ये पता लगा सकते हैं कि ये एसिडिक है क्या बेसिक है। अगर pH 7 आ रहा है तो आप कह देना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, बल्कि ये तो न्यूट्रल है। लेकिन अगर 7 से कम आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, एसिडिक है। 7 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या कहेंगे, समझ रहे इस चीज़ को। तो मतलब लेट्स से दैट ये एसिडिक सॉल्यूशन है और इसका pH क्या आया, 7 से लेस आया, और ये बेसिक सॉल्यूशन है क्योंकि इसका pH क्या आया, 7 से क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, इसलिए आपने इसको बेसिक कह दिया, इसको एसिडिक कह दिया, ठीक है। अगला पॉइंट ये समझा रहा है कि इसको यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस मेडिसिन्स, राइट। इसको मेडिसिन्स बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड कल्चर एंड माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, और इसके अलावा आप इसको H+ आयंस निकालने के लिए भी काम कर सकते हैं। यानी कि आपके पास लेट्स से दैट कोई मीडियम है, आपने इस पे कल्चर ग्रो कर लिया, कल्चर मीन बैक्टीरिया आपने लिया और बैक्टीरिया ग्रो कर गया, ठीक है, तो इस तरह का स्पॉट बन जाएगा। लेट्स से दैट इसमें यहाँ पे क्या बन गया हुआ है, एक स्पॉट बन गया हुआ है। तो ये अगर आपने स्पॉटिंग करनी है, कल्चर बनाना है, तो आपको ना ये जो आपने मटेरियल लिया है इसका pH आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका pH नहीं पता होगा तो फिर आप ये जो बैक्टीरिया है या कोई माइक्रोब्स हैं व्हाटएवर, इनका कल्चर ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर एक कल्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ये माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशंस के हिसाब से। उसके बाद अगला ये लिखा जा रहा है कि इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आप लेट्स से दैट आपके पास एक सोल्यूशन है लेकिन आपने उसका pH 7 है या उसका pH ग्रेटर देन 7 है या उसका pH लेस देन 7 है, लेकिन आपको चाहिए कि आपने उसका pH 6 रखना है, तो आपने फिक्स कर दी ना वैल्यू। तो फिर अगर आपको pH का पता होता है कि कैसे निकालते हैं pH, तो आप फिक्स pH का एक सोल्यूशन भी बना सकते हैं। जैसे आपके अल्लाह ताला ने ब्लड के अंदर जो आपकी नालियों में जो खून है, ब्लड है, अल्लाह ने खून का pH फिक्स रखा हुआ है 7.2 के लगभग, हल्का सा बेसिक, एसिडिक नहीं है आपका ब्लड, हल्का सा बेसिक है। तो लिहाजा दैट मेक्स एन आइडिया कि हमारे ब्लड में हाइड्रोजन आयंस कंपैरेटिव विद दी हाइड्रोक्सी आयंस, हाइड्रोक्सी आयंस ज़्यादा है, हमारा ब्लड हल्का सा pH 7+ रखता है, 7.2 के करीब। बल्कि मैं 7.2 की बजाय आपको 7.4 लिखवाऊँ तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 7.4 रीडिंग रहती है। तो ये एक एग्जैक्ट कंसंट्रेशन आपके ब्लड की, आपके पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड है।
तो ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। सो ये था हमारे यूज़ का टॉपिक। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स को समझने की भरपूर कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ये कैसे बताते हैं हमें डिफरेंट पीएच के बारे में। और इंडिकेटर्स का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें लॉन्ग आता है बोर्ड में, राइट अ नोट ऑन इंडिकेटर्स। तो अभी आप ये अपनी बुक्स निकाल लें और निकाल कर अभी दर्ज कर लें कि राइट अ नोट ऑन इंडिकेटर्स। यहाँ से आपको ये डन क्वेश्चन आने वाला है। या तो आपको सवाल आएगा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या तो आपको सवाल आएगा डिफाइन पीएच, या फिर आपको सवाल आएगा गिव द यूजेस ऑफ पीएच। तो इस टॉपिक में से ये 3 सवाल बड़े डोमिनेंट सवाल हैं, आपने लाजमी तैयार कर लेने, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। लेट्स टॉक अबाउट इंडिकेटर्स। जी तो प्यारे बच्चों, अब इंडिकेटर्स भी बच्चों के लिए ना एक बहुत बड़ा मौमा सा बना रहता है कि भाई पता नहीं क्या होता है इंडिकेटर। तो ये जिस तरह गाड़ी के इंडिकेटर नहीं होते, उसके 2 इंडिकेटर होते हैं, इधर का चल रहा है तो गाड़ी ने इधर मुड़ना है, लेकिन पाकिस्तान में इधर का चल रहा होता है गाड़ी इधर ही मुड़ती है, और इधर का चल रहा होता है तो गाड़ी ने इधर मुड़ना है, लेकिन जब पाकिस्तान में इधर ही मुड़ती है गाड़ी, क्योंकि जिसका दिल करता है जहाँ पे मोड़ देता है गाड़ी। और मज़े की चीज़ बताइए, कुछ लोग तो गाड़ी का इंडिकेटर नहीं देते और जहाँ भी दिल करता है मोड़ देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। बहरहाल वो मैं इंडिकेटर्स की बातें नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे इंडिकेटर्स की बातें कर रहा हूँ। बताने वाले क्या बताने वाले? आपको बताने वाले कि एसिड है सोल्यूशन या फिर क्या है सोल्यूशन। इंडिकेट करना। इंडिकेट का मतलब क्या होता है? बताना। इंडिकेट का मतलब क्या होता है? बताना। तो इंडिकेटर्स बहुत से हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगा लिटमस का। पहले तो इनके नाम याद कर लो। ये सवाल लिख लो कि राइट फ्यू नेम ऑफ इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स लिटमस रहेगा। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज। इसके अलावा हमारे पास एक इंडिकेटर है, उसका नाम है फिनॉल। फिनॉल फिनोल्फथोलीन, थोलीन एक ये इंडिकेटर है। उसके बाद हमारे पास पीएच पेपर भी एक इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। पीएच पेपर के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास पीएच मीटर। पीएच मीटर भी एक इंडिकेटर रहता है जो कि आपको बताता है कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। सो ये सब इंडिकेटर्स हैं। लिटमस को हम लिटमस पेपर कह लें क्योंकि लिटमस पेपर की शक्ल में हमें मिलता है। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन, पीएच पेपर और पीएच मीटर। आपने अगर लिटमस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो क्लास 8 की साइंस की बुक है, उसमें है चैप्टर नंबर 6 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। वहाँ पे लिटमस के बारे में काफ़ी ज़बरदस्त बात लिखी, पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, 1 बाय 1 सब इंडिकेटर्स के ऊपर बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल लिटमस। देखें हमारे पास बेसिकली पीएच स्केल हमें समझाता है कि ये 7 रीडिंग है, ठीक है। तो लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जो ज़बरदस्त है। 7 से नीचे वो अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है, 7 से ऊपर ही अपना कलर चेंज कर लेता है। लेट्स से दैट लिटमस 2 किस्म का होता है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। याद रखिएगा लिटमस होता है 2 कलर का, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। तो ये ब्लू कर दिया मैंने और ये रेड कर दिया। अब इनकी खासियत ये होती है कि ब्लू ने रेड हो जाना होता है और रेड ने होना होता है ब्लू। अब सवाल ये है कि ब्लू रेड कब होता है और रेड ब्लू कब होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेड है, जो ब्लू है वो रेड होगा एसिड के अंदर जाके। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास एक सोल्यूशन है, लेट्स से दैट मैं इसको ब्लैक पेन से ही बना लेता हूँ, ठीक है। और अगर एसिड है तो मैं इसको किससे बना लेता हूँ, रेड पेन से एसिड बना लेता हूँ। और मैं एक अब बेस का सोल्यूशन बनाने लगा हूँ, बेस का चले मैं ब्लैक से बना लेता हूँ। अब मेरे पास एक लिटमस पेपर है जो कि रेड है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया लिटमस पेपर जो क्या है, रेड है। और ये हमारे पास एक लिटमस पेपर है जो कि क्या है, ब्लू है। अब मैंने ब्लू बनाना था ना, ब्लू बना लेता हूँ। ये लो, ये मैंने ब्लू बना लिया। अब मेरे पास 2 लिटमस पेपर आ गए हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। अब लेट्स से दैट ये क्या है, याद है आपको, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। अब मैं ये वाला पेपर इसमें भी डाल सकता हूँ, ये वाला पेपर इसमें भी डाल सकता हूँ। अब देखिए मैं एसिड में डाल रहा हूँ, कौन सा पेपर, ब्लू डाल रहा हूँ, रेड नहीं डालूंगा मैं क्योंकि इसका इस्तेमाल एसिड में होता ही नहीं है। तो लिहाजा अगर मैं ब्लू पेपर जो है, लेट्स से दैट अब मेरे पास ब्लू है, ये ब्लू ही है बल्कि, अब मैं ब्लू पेपर अगर ले रहा हूँ तो ब्लू पेपर मैंने किस में डाल दिया, एसिड में डाल दिया। तो ये ब्लू पेपर पता क्या हो गया, जितना जितना एसिड के अंदर आया वहाँ से ये रेड हो गया और बाकी जो बाहर है अभी अंदर नहीं आया वो क्या है, वो ब्लू है। अब समझ में आई आपको। तो ब्लू क्या हो गया, चेक करें, ब्लू क्या हो गया, रेड हो गया, है ना। ब्लू क्या हो गया, रेड हो गया, किस में आके, एसिड में आके।
और बेस में डाला, बेस में अगर आप अब आप क्या सर ऐसा करते हैं, बेस में ब्लू डाल देते हैं, है ना, बेस में भी क्या डाल देते हैं, ब्लू डाल देते हैं। तो भाई डाल दें ब्लू, बेस में अगर आप ब्लू डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्लू क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। लेकिन आप एक काम करते हैं, आप रेड डालते हैं अगर बेस में, तो अगर बेस में आप क्या डाल देते हैं, रेड, आपने रेड डाल दिया है किस में, बेस में, तो रेड जो है पता क्या कर लेगा खुद को, रेड ये हाँ ब्लू कर लेगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने, ये हो गया ब्लू और ऊपर से क्या था, ये रेड था। ये समझ में आई बात आपको। तो यहाँ से क्या हो गया, रेड क्या हो गया किसके अंदर आके, बेस में आके, ठीक है। बेस जिस तरह के सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और HCl का सम्मिलन सोल्यूशन जो है वो एसिड है। तो ये सारा सीन चल रहा है जनाब, ये बात समझने की है। तो ये इंडिकेटर हुआ ना, क्या हुआ ये इंडिकेटर। तो ये आपने अब आपको होगा सर इसमें तो आपने रेड डाला नहीं, तो रेड डाल लो भाई, रेड रेड ही रहेगा ना, एसिड में रेड रेड ही रहेगा और ब्लू बेस में ब्लू ही रहेगा। लेकिन रेड ने ब्लू कब होना है और ब्लू ने रेड कब होना है, ये बच्चों को समझ में नहीं आती। तो मैं उनको ना एक कहानी याद करा देता हूँ। आपके पास है बड़ी प्यारी सी रेड शर्ट और आपका जो पानी का तालाब है या पूल है वो है एसिडिक, बस ये याद रखें। कौन सी शर्ट पहनी है आपने, हाय हाय ब्लू पहनी शर्ट, रेड नहीं पहनी, ठीक है। कौन सी शर्ट पहनी है, ब्लू, और आपने जो छलांग मार के बाहर रहे हैं तो आपकी जो ब्लू शर्ट थी वो रेड होगी, ये बस याद रखें। ब्लू शर्ट की फेवरेट शर्ट थी आपकी और आपने तालाब में छलांग लगाई है, वो एसिडिक था और आप तो आपको याद रहेगा कि ब्लू से रेड होना एसिडिक की निशानी है, ब्लू से रेड होना एसिडिक सोल्यूशन की निशानी है। चलो ये 7 से लेस हो तो बता देता है, 7 से ग्रेटर हो तो बता देता है। इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, 7 से। आपको बोर्ड में MCQ आना है कि भाई इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। किसकी रेंज, लिटमस की रेंज, ठीक है। तो लिटमस की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, 7 से। ये 7 से अप भी बता सकता है वैल्यू और डाउन भी बता सकता है। फिर अगला हमारे पास इंडिकेटर आता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो इसकी भी बड़ी कॉम्पोजिशन है, बड़ी बातें हैं इसकी स्टडी करने वाली, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल बताएंगे आपको कलर कौन कौन से इख्तियार कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है। लेट्स से दैट इस बॉटल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज। तो नाम से जाहिर है कि ये किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है। तो अब डेफिनेटली इसने 2 कलर पकड़ने हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज या तो ये रेड हो जाएगा या तो ये येलो हो जाएगा। अब ये रेड होगा येलो होगा तो ये बताएगा एसिड या बेस। याद रखो जो मिथाइल ऑरेंज है अगर वो रेड होगा या येलो होगा, ठीक है। ऑरेंज है या तो रेड होगा वो येलो होगा। देखो ये हमारे पास pH स्केल है, एक मरतबा फिर मैं बना देता हूँ। अब इसकी रेंज स्टार्ट होती है 4 से, याद रखो इसकी रेंज कहाँ स्टार्ट होती है, और ये है 7, है ना। तो इसकी रेंज होती है स्टार्ट बेसिकली एसिडिक साइड से स्टार्ट होती है। अगर 4 से लेस pH हो तो ये क्या हो जाएगा, 4 से लेस हो तो ये रेड हो जाएगा, खुद को क्या कर लेगा, रेड। यानी कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है और वो बड़ा ज़बरदस्त एसिड है ना। इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़बरदस्त एसिड, लेट मी राइट इट इन उर्दू, ज़बरदस्त एसिड है। तो वो डेफिनेटली आपने ऑरेंज मिथाइल डाला था, ठीक है। तो ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। अब समझ यही बात आपको। और अगर लेट्स से दैट आपके पास एक सोल्यूशन है और वो अब क्या है, ज़बरदस्त एसिड ना हो, वो लाइट एसिड हो, है ना। क्या हो वो, या लाइट एसिड हो या फिर क्या हो, बेस हो, क्योंकि 4 से आगे तो लाइट एसिड आएगा, 7 से आगे बेस आ जाएगी। तो लिहाजा ये खुद को क्या कर लेगा, मिथाइल ऑरेंज जो है वो खुद को क्या कर लेगा, येलो कर लेगा। तो येलो टेल्स अस अबाउट बेस, येलो होना हमें बता रहा है बेस, और रेड होना हमें क्या बता रहा है कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है। तो बस ये बात याद रखो और रेंज याद रखनी है, बोर्ड में MCQ आएगा। क्या रेंज है इसकी, 4 से आगे भी बता सकता है और पीछे भी बता सकता है। तो ये एसिडिक इंडिकेटर हुआ ना, ये न्यूट्रल इंडिकेटर हुआ, क्योंकि न्यूट्रल वैल्यू से आगे पीछे होता है। तो ये कौन सा इंडिकेटर हुआ, एसिडिक इंडिकेटर हुआ, ठीक है। तो वैसे ये भी कहना नामाकूल से ही रहेगा, किसी इंडिकेटर को एसिडिक इंडिकेटर को या बेसिक, क्योंकि बता दो वो दोनों रहे। तो एसिड बेस इंडिकेटर हुआ, है ना। तो क्या बोलो इसको, एसिड और बेस इंडिकेटर। फिर एक और आपके पास हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है फिनोफ्थलीन, ठीक है। क्या नाम है इसका, फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन का क्या सीन है, फिनोफ्थलीन का ये सीन है
कि फिनोल्फ्थलीन एक छोटी सी डिब्बी में आती है, ठीक है। ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। क्या होता है ये? वाइट पाउडर सा होता है, जिस तरह आपने कभी हाय बेकिंग सोडा देखा हो, शायद आपने कभी देखा कभी बेकिंग सोडा जो समोसों में डालते हैं उसको नरम करने के लिए, कैसा होता है, जिस तरह, या आपने वो देखा हो जिस तरह माया होती है, माया, ये सब माया है। तो आपने वाइट पाउडर ले लिया, ठीक है। वाइट पाउडर ले लिया आपने छोटे से बीकर में, बीकर का भी साइज़ होते हैं, लेट्स से 50 सेंटीमीटर क्यूब का बीकर लिया आपने, और उसमें क्या डाल दिया? फिनोल्फ्थलीन। तो उसका सोल्यूशन बन गया। किसका सोल्यूशन बन गया? फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन बन गया? और आपने अब इसको एक आपने ये बेस इंडिकेटर, याद रखिएगा फिनोल्फ्थलीन क्या है? बेस इंडिकेटर। ये एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है। अब इसमें आपने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क लेकर आपने इसमें क्या डाली हुई है? बेस। लेट्स से दैट आपने NaOH डाला हुआ है इसके अंदर, NaOH बेस डाली हुई है। तो NaOH बेस अगर आपने डाली हुई है तो आपने इसको पिपेट से, ड्रॉपर नहीं होता जो ड्रॉपर से आपने कतरे उठा लिए, राइट, और उठा के आपने किस में डाल दिए? और बताओ किस में डाल दिए? कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिए। अब जब कतरे जाके गिरेंगे ना, किस में? 4 से 5 कतरे डालने, किस में गिरेंगे? बेस में। तो बेस पहले कलरलेस थी। बेस क्या थी? कलरलेस। कोई कलर है ही नहीं था बेस का ना, जो शुरू एक्सपेरिमेंट के आगाज में। लेकिन बेस किस में कन्वर्ट होगी? पिंक में, या फिर कह लो आप रेड में कन्वर्ट हो गई। इसकी रेंज अगर मैं बताऊं आपको, तो ये मेरे ख्याल में 7 से आगे की रेंज है इसकी। ये आपको गेम स्टार्ट करा के देगी 9 से, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस इंडिकेट कर देती है, स्लाइड सी बेस इंडिकेट नहीं करेगी। लेकिन NaOH अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, 9 pH की वैल्यू हो, pH की वैल्यू क्या होगी? 9। तो यहाँ पर इसकी रेंज क्या लिखोगे? 9 से आगे या 9 से पीछे? 9 से पीछे तो कुछ नहीं बताती, 9 से आगे क्या बता देती है? रेड होकर बता देती है। यानी 9 बता देगी और 9 से आगे की रीडिंग बता देगी। यानी आपने सोल्यूशन में डाली है फिनोल्फ्थलीन, तो अगर वो रेड हो जाती है, सोल्यूशन रेड हो जाता है, यानी कि उसकी जो, और सोल्यूशन कौन सा होगा? बेस होगा, कि एसिड इंडिकेटर ही नहीं है ये फिनोल्फ्थलीन। तो लिहाजा अगर आप एसिड में डाल दोगे ना फिनोल्फ्थलीन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसिड में डाल दें फिनोल्फ्थलीन के कतरे, पिंक ही नहीं होगा एसिड, क्योंकि उसने बताना ही नहीं, क्योंकि एसिड 7 से लेस का रीडिंग देता है। तो 7 से लेस की रीडिंग तो इसकी रेंज ही नहीं है। इसकी रेंज तो कहाँ स्टार्ट होती है? तो फिर अगर आप सोल्यूशन लिया आपने, वो बेस है, इसके अंदर सोल्यूशन में क्या मौजूद है? बेस है। तो बेस में अपने कतरे डाले हैं, अगर वो भी बेस थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी pH क्या होनी चाहिए बेस की? 9। तो फिर आप डालेंगे तो फिर वो पिंक होगी। यानी कि अगर आपने सोल्यूशन लिया है, कोई सोल्यूशन ले लिया है, उसमें आप कतरे डालें फिनोल्फ्थलीन के, अगर वो पिंक हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं असर और रसूख से कि वो बेस है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका pH 9 या 9 से ज़्यादा है। फिनोल्फ्थलीन भी क्लियर हो गया। अब आते हैं pH पेपर की तरफ। भाई अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा? pH पेपर। अब pH पेपर की तरफ अगर हम आ जाएं तो इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। अब pH पेपर क्या समझाता है हमें? लेट्स से दैट हमारे पास ये एक पेपर है, ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया हमने? pH पेपर। ये येलो कलर का होता है, येलो हैप्पी फेलो। अब एक इसके साथ एक वो रीडर भी मिलता है, रीडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 रीडिंग्स होती हैं। A कलर, B कलर, C कलर, D कलर, E कलर, F कलर, A B C D E F G H I J K L M N है। यहाँ से लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। एक और K L M N O। तो अब सीन क्या हो रहा है कि आपके पास अगर कलर आ रहा है, कौन सा? 7 वाला, इसको आपने ना सोल्यूशन में डाल दिया। ये येलो कलर का पेपर था, कौन से कलर का था? उसमें आपने सोल्यूशन में डाल दिया, इसने कलर क्या कर लिया? चेंज। क्या कर लिया कलर इसने? लेट्स से इसने ब्लू कलर कर लिया। तो ब्लू किस पे आ रहा है? लेट्स से 10 पे ब्लू है, सोच लेते हैं 10 पे क्या है। आपने जब pH पेपर बाहर निकाला ना, तो आपने क्या किया? रीडिंग चेक करना शुरू कर दी। तो कहाँ मैच कर गई वो? 10 पे। तो आपने कहा जी इस सोल्यूशन का जो pH है वो क्या है? ये बेस है। मतलब अब हाँ, लेट्स से दैट ये कलर ब्राउन है, ये कलर क्या है? ब्राउन। आपने सोल्यूशन में डाला, इसको किसको डाला? pH पेपर को डाला। अब इसका अंदर यहाँ से तो ऊपर से तो येलो है ना, नीचे से क्या हो गया कलर? तो
तो आपने मैच किया तो कहाँ मैच हुआ, ब्राउन के साथ ही होना था मैच, तो पीएच क्या निकला 1, तो आपने डिक्लेयर कर दिया सोल्यूशन तो एसिडिक है। तो अच्छा एक और चीज़ बताऊँ आज की क्लास में आपको, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। पीएच पेपर क्या है, आपको बोर्ड में सवाल आना है यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा होता है, अभी लिख लें अपनी किताब के ऊपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच होता है। और ये आपने बोर्ड में एमसीक्यू से एक नंबर लूज नहीं करना यहाँ से। तो ये आपको मैंने बता दिया कि पीएच कैसा इंडिकेटर है और वो क्या क्या आपको बता सकता है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल कंपाउंड सबको बता सकता है वो। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ इंडिकेटर। उसके बाद चलते हैं अपने अगले इंडिकेटर की तरफ जो है कि पीएच मीटर है। उससे अगला इंडिकेटर कौन सा है, पीएच मीटर। अब पीएच मीटर क्या करता है, ये एक ना मीटर होता है, मीटर दो किस्म के होंगे, ध्यान करें, है ना, मीटर होंगे दो किस्म के। एक होगा वो सुई वाला, ठीक है, सुई वाला इंडिकेटर। ये लेट्स से ये 7 रीडिंग है, ये 0 और ये 14 है। लेट्स से डिजिटल मीटर ले लिया आपने, है ना, डिजिटल मीटर ले लिया। अब इस पे रीडिंग आ रही है 0 0 0 0। अब लेट्स से दैट के आपने इसके साथ ना एक आती है तार, और तार के साथ एक होती है नीडल, ठीक है, इसके साथ भी एक तार होगी और तार के साथ क्या होगी, ये एनालॉग मीटर है। एनालॉग मीन्स की सुई हिलेगी बताएगी। और ये डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीन्स इसके अंदर रीडिंग्स आ जाएंगी। अब आपके पास सोल्यूशन है, आपने सोल्यूशन में नीडल को डाल दिया, इसमें भी आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपने किसको डाल दिया, नीडल को डाल दिया। अब आपने जो सोल्यूशन में डाला ना नीडल को, तो यहाँ पे रीडिंग आ गई, मतलब सुई हिली, 7 पे थी ये सुई हिली, मतलब घड़ी की तरह, और ये कहाँ चली गई, 9 रीडिंग पे चली गई। रीडिंग है ना ये सारी, किस पे चली गई, 9। तो ये सोल्यूशन क्या हुआ। और इसी तरह से अगर एसिडिक होगा तो ये नीडल कहाँ चली जाएगी, हाँ 6 पे हो जाएगी, 3 पे चली जाएगी, 1 2 7 से नीचे जाएगी ना। उसके बाद अगर लेट्स से दैट डिजिटल आ गया, आपने सोल्यूशन में डाला तो रीडिंग क्या आ गई 8, तो फिर ये सोल्यूशन क्या हुआ, अगर रीडिंग क्या आ गई 1, सोल्यूशन क्या हुआ। अब समझ में आई आपको। तो ये पीएच मीटर भी एक इंडिकेटर है जो कि आपको बता सकता है कि एसिड क्या है और बेस क्या है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक इंडिकेटर समझ में आ गया होगा। और सबसे बढ़कर ये मैंने रेंजेस जो आपको बताई हैं ये आपने भूलनी नहीं है। 3 इंडिकेटर्स की रेंजिंग है। लिटमस की 7 रेंज है, मिथाइल ऑरेंज की 9 है, 4 है सॉरी, और फिनोल्फ्थालीन की 9 है। ये आपने भूलनी नहीं है, टेबल में भी इन्होंने लिख के दी है आपको, ठीक है, ये आपने इस तरह याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स बड़े आसान है, अमूमन बच्चों को करने नहीं आते हैं, लेकिन आप जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ रहें, इंशाल्लाह आपको भरपूर अंदाज में रहनुमाई करेंगे आपकी। और ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन पीएच, एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, और न्यूमेरिकल्स हल करने के बाद हम चले जाएंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, दैट इज सॉल्ट्स। और सॉल्ट्स का पेंडोरा बॉक्स मैं आपके सामने ओपन करूंगा। अभी टेस्ट सेल्फ भी करवा देता हूं आपको, लेकिन वो मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे करवाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा सारे टेस्ट सेल्फ के आंसर्स भी। जी तो प्यारे बच्चों, पहले हमने हल कर लिया इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, जिनमें हमने लिटमस के बारे में पढ़ा, मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने फिनोल्फ्थालीन के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने इनकी रेंजेस मालूम की कि आखिर 7 रेंज पे कौन है, 4 रेंज पे कौन है, 9 रेंज पे कौन है। इसके अलावा फिर हमने पीएच मीटर के बारे में पढ़ा और यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर के बारे में पढ़ा। तो ये सब इंडिकेटर्स जो हैं इंडिकेट करते हैं एसिड और बेस सॉल्यूशंस को। अब हमारे पास एक और टॉपिक है विच इज़ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि एक्सरसाइज में मैंने आपको अलग से प्रॉपरली हल करवा दी हैं। तो आप वो एक्सरसाइज की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें आप सीक्वेंस में पढ़ी हुई सारी वीडियोस, तो आप वहाँ से जाकर न्यूमेरिकल्स देख लो। लेकिन प्रॉब्लम्स जो कि एग्जांपल्स के तौर पे आपकी बुक में दी गई हैं वो मैं अभी आपको हल करवा देता हूँ। टेस्ट योरसेल्फ है वो भी मैं आपको 10.1 10.2 जो है इसी वीडियो में हल करवा देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस का भी अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई अगर टॉपिक समझ लिया जाए तो फिर जो क्वेश्चंस आ जाते हैं आखिर उनको कैसे हल किया जाए, क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को कैसे देखा जाए। एग्ज़ाम्स में यही होता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं क्वेश्चंस को पढ़कर समझने में, और फिर पढ़कर समझने के बाद एक एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर देने में। तो जो बच्चा ज़रा इसको कामयाबी से कर लेता है तो आपको पता है उसके मार्क्स मोर देन 90-95% आ जाते हैं, ईजिली आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम में क्या हमें सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, प्रॉब्लम अब जितनी भी आपको मैं करवाऊंगा उसमें हमें दी जाएंगी कंसंट्रेशंस को यूटिलाइज करने का एक तरीका है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ थोड़ी देर में ही। और फिर उन कंसंट्रेशंस से हम बेसिकली मालूम कर सकेंगे पीएच और पीओएच,
यानी कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो उसमें हमारे पास 2 टारगेट होंगे कि पीएच मालूम करके बताएं। डेफिनेटली जब हम पीएच मालूम करके बता देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है और बेस है, क्योंकि हमने कंक्लूजन्स में पढ़ा था कि लेस देन 7 वाला पीएच वाला जो भी वैल्यू होती है, 7 से जो लेस होती है वो हमेशा एसिडिक रहती है, और जो 7 से ज़्यादा वैल्यू पीएच की अगर आ जाती है तो फिर वो बेसिक रहती है। और फिर डेफिनेटली अगर आपको पीएच पता लग जाता है तो फिर पीओएच भी आप निकाल सकते हैं। यू कैन से कि पीएच कभी निकालना होगा, कभी पीओएच निकालना होगा, कभी वो पीएच बता देगा, कभी वो आपको पीओएच बता देगा। तो अगर आपको पीएच पता लग गया, पीओएच पता नहीं लग रहा, तो एक फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। तो आप इसी इक्वेशन के साथ जो है मसले को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास जो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास लेट्स से दैट एक बीकर है और बीकर में जो है हमारे पास एसिड है। अब देखिए डेफिनेटली एसिड अगर हमारे पास है एक्वस फॉर्म में, तो ये एसिड का जो निकालना होता है, हमेशा एसिड का आपको निकालना होता है पीएच। अगर हमारे पास बीकर में जो है बेस है, लेट्स से दैट बेस होती है, अगर यहाँ न्यूमेरिकल में वो क्या दे देते, बेस दे देते, तो लेट्स से दैट वो कोई भी बेस है, डेफिनेटली कोई भी रेडिकल होता है पॉजिटिव और साथ के OH नेगेटिव रेडिकल मिलता है आपको। तो बेस का हमेशा क्या निकालते हैं, POH निकालते हैं। अब समझ में आ रही है आपको? तो बेस का निकालोगे तो हमेशा क्या निकालना है, POH निकालना है। और अगर आप एसिड का निकालोगे तो क्या निकालोगे? अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल नजर आ रहा है बोर्ड पे, डेफिनेटली ये एक एसिड है और एसिड का हमेशा क्या निकाला जाएगा, पीएच निकाला जाएगा। अब पीएच निकाल लिया ना जब, तो पीओएच निकालने की भी सलाहियत रहती है। मतलब एक दफ़ा पीएच निकल आया तो फिर इसी को इनकी मदद से आप पीओएच भी निकाल सकते हैं। तो ये आपने याद रखनी है बात, एक बात। दूसरी बात, अब आपको डाटे में कोई ना कोई कंसंट्रेशन दी होती है या एसिड की, बेस की। फिलहाल न्यूमेरिकल में एसिड की बात की जा रही है, तो कंसंट्रेशन भी किसकी दी जाएगी, एसिड की। जो एसिड की कंसंट्रेशन दी जा रही है वो है 0.01 मोल, ठीक है, 0.01 मोल। अब ये 0.01 मोल हमने लिख लेना बेस 10 के साथ। हमेशा कंसंट्रेशन किसके साथ लिख लेना है, बेस 10 के साथ। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 10 टू द पावर क्या बन जाएगा, तो ये 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल बन जाएगा। इज दैट फाइन? तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें 10 टू द पावर -2 मोल, तो ये भी गलत नहीं होगा। अब जब भी हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी एसिड की, जब भी हमारे पास कोई कंसंट्रेशन होती है एसिड की, अगर वो हमारे पास डाटे में दी होती है, तो याद रखिए एक चीज़ उसके साथ करनी होती है कि बेस 10 के साथ उसको लिखना होता है। तो मैंने अभी आपको लिख के दिखा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना होता है कि आपने देखना होता है कि एसिड कौन सा लिया जा रहा है। फिर देखें आप उसकी इक्वेशन बनाएं, एसिड की इक्वेशन बनाएं, अब उसको आयोनाइज करें। जब एसिड को आप आयोनाइज करेंगे तो फिर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो लिखा जाएगा। अब देखिए जब आपने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिखा तो आपने देखा कि एक मोल ही हाइड्रोजन आयन पैदा किया। लेकिन देखें अगर हमारे पास ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बजाय अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता और इसको आयनाइज करते तो इसने तो 2 मोल हाइड्रोजन आयंस बनाने थे ना, सॉरी सल्फेट बनेगा ना यहाँ, क्या ख्याल है? तो आपने फिर इस जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई कर देना था, 2 के साथ कर देना था मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयंस 1 मोल बना रहा था। लेकिन यहाँ पे 1 मोल जो है कितने हाइड्रोजन आयंस बना रहे, तो लिहाजा आपने इसी को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन बन रहा है ना। तो हमारे पास जो सिचुएशन है इस वक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो वो एक ही हाइड्रोजन आयन के साथ हम डील करेंगे। लेकिन अगर ये लेट्स से दैट ये सल्फ्यूरिक एसिड दे देते तो फिर हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना था, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना था कंसंट्रेशन को। क्यों मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि हमारे पास 1 मोल 2 मोल हाइड्रोजन आयंस बनाता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एसिड हो जाए कितने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, 3, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, तो फिर 3 हाइड्रोजन आयंस वो बना सकता है और फॉस्फेट आयन पे क्या चार्ज लगेगा, -3। तो अब हमने लेट्स से दैट ये फॉस्फोरिक एसिड होता और उसकी ये कंसंट्रेशन होती, तो यहाँ पर हमने इसको हमने बेस 10 के साथ लिख लिया था। अब बेस 10 के साथ लिख लेने के बाद हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, क्यों कर देते, क्योंकि 1 मोल ने 3 मोल आयंस बनाए। तो ये हिंट याद रखना आपने दूसरा, ठीक है। तो अगर आप पीएच निकाल सकते हैं तो
पीओएच भी निकाल सकते हैं। आपने कंसंट्रेशन की वैल्यू हमेशा बेस 10 के साथ लिखनी होती है। और थर्ड चीज़ आपने जो करनी होती है, चेक करना होता है कि कौन सा एसिड लिया गया है, और फिर उसके साथ नंबर एक होता है, उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास जो है हिंट, फिलहाल HCl है तो डील इसके साथ ही करेंगे। अब आपने क्या निकालना है, तो pH बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस के। pH किसके बराबर होता है? तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन आपके पास है, दैट इज 10⁻⁻⁻²। इज दैट फाइन? तो लिहाजा अब ये -2 जो है, ये जो -2 है, ये आकर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1 से, क्योंकि लॉग के पीछे क्या मौजूद है। तो 2 1s आर 2। अब नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? तो +2 हो जाएगा। और एज अ होल हम क्या लिखेंगे? log 10 लिखेंगे। log 10 क्यों लिखेंगे? लॉगरिथम के तरीके से हल किया ना इसको मैंने। तो log 10 की आंसर क्या होता है? log 10 का आंसर 1 होता है। log 10 हमेशा 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। log 10 जो है वो हमेशा बराबर रहता है 1 के। तो log 10 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। तो 2 1s आर 2। तो दैट मेक्स एन आइडिया, तो pH क्या निकल आया? ये सवाल किया जा रहा था, कह रहा था सोल्यूशन, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वो मोलैरिटी है, मतलब वो कंसंट्रेशन है। व्हाट इज इट्स pH वैल्यू? उसकी pH वैल्यू क्या होगी? हमने 2 निकाल ली है। सो दैट्स द राइट आंसर, राइट। तो ये प्रॉब्लम नंबर 10.2 थी। अब हम करते हैं 10.3। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 10.3 की तरफ। अब देखें यहाँ पे सिचुएशन चेक करें। यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड आउट pH, वो pH मालूम करने की बात कर रहा है, और साथ ही वो कह रहा है कि आपने POH भी निकालनी है, और साथ ही वो कह रहा है कि ये कंसंट्रेशन है आपके पास। और एक और चीज़ वो बता रहा है कि आपके पास जिस चीज़ की आपने कंसंट्रेशन निकालनी है, अब वो एसिड नहीं है। देखें KOH, कास्टिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बीकर है, इसमें मौजूद है KOH, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.001 मोलर। अब आप इसको किस में करेंगे? सबसे पहले मोलैरिटी को किस में करेंगे? बेस 10 के साथ इसको यूज़ करेंगे आप। तो जस्ट टर्न आउट दिस मोलैरिटी इनटू बेस 10, तो बेस 10 लग जाएगी, और पॉइंट किधर लगेगा? इधर 3, -3 के साथ लग जाएगी। सो 10⁻⁻³ इसकी वो होगी मोलैरिटी, राइट, या कह लें कंसंट्रेशन। और अब हमारे पास जो कंपाउंड है वो एक बेस है, तो लिहाजा बेस को अगर आप आयोनाइज करते हैं तो आपको मिलेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी एक ही पोटेशियम आयन बन रहा है और एक ही हाइड्रोक्सी। तो एक ही का मतलब है इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? तो 1 से। तो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी, ये सेम ही रहे, 1 लिखना ना लिखना इतना ज़रूरी नहीं। और जो तीसरी बात आपने याद रखनी है कि आपने पहले मालूम करना है pH मालूम करना है कि POH मालूम करना है। या तो दोनों चीज़ें पूछ रहा है ना आपसे। हाँ जी, अब आप खुद मुझे बताएं क्या मालूम करेंगे, pH मालूम करेंगे कि POH मालूम करेंगे? पहले, हाँ, पहले बेस की हम POH मालूम करेंगे, क्योंकि ये बेस है। अगर ये एसिड होता तो हम इसकी क्या मालूम कर लेते? pH मालूम। अब ये बेस है तो हम क्या लिखेंगे? POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस। इज दैट फाइन? अब आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोक्सी आयंस की है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस कितने हैं? 10⁻⁻³ अब वही रूल लगेगा यहाँ पर कि यहाँ पे आपने क्या करना है, इस -3 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 1 के साथ। 3 1s आर 3, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो लिहाजा साथ क्या लिख दूंगा मैं? log 10, और log 10 का आंसर क्या होता है? 1 होता है। लिहाजा POH जो निकल आएगी दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक 10 × 1 = 3। तो हमारे पास जो POH निकला वो निकला 3। दैट्स अ वेरी वंडरफुल आंसर। लेकिन द स्टोरी नेवर एंड्स हियर, लुक एट दैट। वो कहते हैं कि फाइंड आउट द pH एंड POH। तो हमने POH तो निकाल ली है, लेकिन अभी क्या निकालनी बाकी है? pH। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 4, क्या लिखेंगे? कमेंट क्या पास करेंगे? 4 pH, ठीक है, 4 pH। तो 4 pH के लिए क्या करेंगे? pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। वी नो दैट। आप ये भी लिख सकते हो 4 pH, या फिर लिख सकते हो आप ये वी नो दैट, कि हमें ये पता है ना, हमें ऑलरेडी पता है ना, वी नो दैट। तो अब ये लिखने के बाद आप क्या करोगे? pH की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है। POH की वैल्यू आपको पता है,
तो दैट इज समथिंग लाइक 3 जो भी आपने निकाली है, और फिर 14 के साथ होगा इसका सीन। तो इसको मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3, क्योंकि आपको पता है ये 3 जो है इक्वलिटी की उस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिहाजा आंसर क्या निकलेगा, देखो मैंने आपको बताया था ना कि अगर pH स्केल में 7 से वैल्यू लेस आती है तो एसिडिक pH होता है ना, और 7 से वैल्यू ग्रेटर आती है तो बेसिक pH होता है ना। अभी क्या निकल रही है 14, यहाँ 14 रीडिंग होती है और यहाँ 0 होती है ना, तो क्या निकला अभी आंसर हमारे पास 11, यानी कि ये अच्छी बेस है। ये सोल्यूशन क्या है, अ गुड बेस। आप कह सकते हैं ना pH स्केल की वजह से कह सकते हैं ना आप ये कि सोल्यूशन क्या है, गुड बेस, क्योंकि 11, 12, 13, 14 अगर निकल आए तो बड़ी 13, 14 तो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन 11, 12 गुड बेस है, और 8, 9 भी समहाउ अ काइंड ऑफ अ बेस, और लाइट बेस होती है 6, 7 लाइट बेस रहेगी। सॉरी 6 तो एसिडिक होता है। 7 के बाद 8 और 9, 8 एक लाइट बेस रहेगी, 9 और 10 किसी हद तक अच्छी बेसिस हैं, 11, 12 स्ट्रॉन्ग बेसिस में आ जाती हैं, गुड बेस में, और वेरी स्ट्रॉन्ग में आती हैं 13 एंड 14। तो लिहाजा ये रीडिंग्स ही है, मैं आपको कब से करवा रहा हूँ, इट्स बीन अ लॉट ऑफ मिनट्स नाउ, काफ़ी मिनट से मैं आपको ये प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलें अब अगला चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी जल्दी से हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये प्रॉब्लम देखें। अब आपको लग रहा होगा सर अभी तो हमें कंसंट्रेशन का भी पता लग गया, अब यहाँ पर वो कह रहा है pH मालूम करें, तो हमें पता है pH अब कैसे निकालें। तो इस न्यूमेरिकल में मुनफरिद क्या है देखें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मरतबा फिर यू जस्ट डोंट नीड टू ड्रॉ द बीकर्स, ये तो आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा होता हूँ। सो इसमें क्या मौजूद है अब, और इसकी कंसंट्रेशन क्या बता रहे हैं। इसको पहले क्या करेंगे, बेस 10 क्या लिखूं, -2 लिख लेंगे। तो अब सीन क्या हो रहा है कि हमें अब डेफिनेटली ये देखा हमने बेस 10 के साथ लिख ली इसकी कंसंट्रेशन, तो बेस 10 के साथ कंसंट्रेशन लिख लेने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि हमने pH निकालना है कि pOH निकालना है। बताएं क्या निकालना है, pH क्यों निकालना है हमने, हाँ क्योंकि ये एसिड है। अब थर्ड चीज़ क्या चेक करनी होती है कि कितने आयंस बनाता है। तो डेफिनेटली अब आपको नज़र आ रहा है कि ये इसने क्या बनाने हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस बनाने हैं। तब 2 हाइड्रोजन आयंस बनाने का मतलब है कि 2 का फिगर हमने यहाँ से उठा लेना है। अब ये 2 का जो हमारे पास एक डिजिट है इसको लाके से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻²। अब ये है कंसंट्रेशन, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन। अब आप न्यूमेरिकल तैयार करने के लिए तैयार हैं, मतलब न्यूमेरिकल हल करने के लिए तैयार है। न्यूमेरिकल तैयार क्या करना है आपने, सो pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसे कंसंट्रेशन कहते हैं ना। तो लिहाजा अब ये नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे आप, 2 × 10⁻, ये अब समझ में आनी चाहिए आपको बात, राइट। तो अब क्या सीन होने वाला है, नेगेटिव लॉग 2। अब देखो अब आप जैसे, अब आपको एक फॉर्मूला समझा देता हूँ। अब लॉग नेगेटिव लॉग A डॉट B, तो हमने सीखा कि जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो लॉग में प्लस करना होता है, यानी नेगेटिव लॉग A है ना प्लस नेगेटिव लॉग B। ये आपको फॉर्मूला याद है, चलिए अगर याद नहीं था तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या सीन होने वाला है, ये A है और ये, तो लिहाजा नेगेटिव लॉग 2 लिख लिया, इज इट फाइन। प्लस करेंगे अब किसके साथ, नेगेटिव लॉग B के साथ, इज इट फाइन। चलें जी डन हो गया। अब ये आपने स्टेप नहीं भूलना है ये वाला। अब नेगेटिव लॉग 2 इसका कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा, ये तो हमने हल करना है ना। 2 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 2। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो जस्ट डोंट नीड टू राइट हियर एनीथिंग, साथ क्या लिखेंगे log 10। इसको और सॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिव log 2 है प्लस प्लस प्लस, तो log 2 × 1 हो जाएगा। तो नेगेटिव log 2 का आंसर बताएं ज़रा कैलकुलेटर से करके, 0.3, नेगेटिव 0.3 प्लस 2, ऐसे ही है। जब इन दोनों को हल करेंगे आंसर क्या आएगा, हाँ 1.7, क्योंकि देखें ना आप
2 को अगर माइनस करेंगे 0.3 के साथ तो 1.7 ही आंसर आएगा ना। 1.7 क्या निकला है? और 1.7 pH बताता है कि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी pH निकाल लिया ना आपने। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.7। तो ये हमने इस न्यूमेरिकल को हल कर लिया, राइट। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम चलेंगे और अभी हल करेंगे हम टेस्ट योर सेल्फ। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं टेस्ट योर सेल्फ 10.3 की। पहला सवाल पूछा जा रहा है, वाई प्योर वाटर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट्स, वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होता है क्योंकि प्योर वाटर आपको पता है कि इतने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है। मैंने आपको पहले भी लेक्चर के दौरान बताया कि पानी 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो सिर्फ 10⁻⁻7 आयंस प्रोड्यूस करता है। तो लिहाजा जो डेफिनेटली एक हमारे पास कंपाउंड है जो कि ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो क्या होगा? वो कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। डेफिनेटली वो क्या होगा? एक बैड इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो फिर हम ये कमेंट कर सकते हैं ना कि प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने ये इक्वेशन लिख देनी है कि ये इस तरह आयंस पैदा कर रहा है और फिर ये आपने हाइड्रोजन आयंस इस तरह शो कर देने, इतने ही हाइड्रोजन आयंस बनाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे, इतने ही वो हाइड्रोक्सी आयंस बनाता है और इसको हम क्या बोल देते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। तो अगर आपने पानी को करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो फिर पानी में आप क्या डाल देते हैं? एसिड डाल देते हैं। जिस तरह बैटरीज होती है ना, उसमें पानी जब डालते हैं तो एसिडिफाइड पानी डालते हैं ताकि क्या हो कि वो पानी ने ही बिजली को कंडक्ट करना होता है, तो वो कोई मसला ना हो। तो प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल ये किया जा रहा है, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये याद रखिएगा, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन इनकी इक्विमोलर सोल्यूशन जो है उनका pH वैल्यू डिफरेंट आता है। चलिए मैं आपको ये बात समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पे एक बीकर है, राइट। वी हैव अ बीकर और इसमें मैंने डाल दिया है, लेट्स से दैट अभी जिन एसिड्स की बात हो रही है दैट इज़ HCl, और फिर मैं यहाँ पर एक और एसिड ले लेता हूँ दैट इज़ बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब इक्विमोलर का मतलब पता क्या होता है कि हमने ये भी 1 मोल लिया है, यानी इसके अंदर जो H2SO4 के पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 1 मोल है, और इसको भी हमने क्या ले लिया है? 1 मोल। अब जब दोनों में 1 मोल है तो एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्विमोलर। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? इक्विमोलर, यानी कि दोनों की मोलैरिटी क्या है? सेम है। अब देखो आप ये बात याद रखोगे, जो HCl है वो जब ब्रेक होता है तो उसने कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने हैं? 1, और साथ कौन से? नेगेटिव आयन, क्लोराइड पैदा करने हैं। लेकिन जब H2SO4 जो है वो ब्रेक होता है तो आप याद रखिएगा वो 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है और साथ 1 सल्फेट रेडिकल प्रोड्यूस करता है। तो जब हमारे पास 1 मोल है, लेट्स से दैट 1 मोल में आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही है ना। 1 मोल पार्टिकल्स कह लो, मॉलिक्यूल्स ना को, ठीक है, पार्टिकल्स। तो अब आपके पास अगर 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी है, तो आपके पास तो ये मॉलिक्यूल है ना, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। लेकिन आपने ये बताना है कि इसकी pH जो है जो निकलती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसकी जो pH निकलती है वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। मतलब दोनों की इक्विमोलर होने के बावजूद भी pH सेम नहीं होती। तो करना क्या होगा? अब आपको करना ये होगा कि अगर ये आपके पास 10 हैं, फॉलो करें इस बात को, अब मेरी बड़े सिंपल करके बताने लगा हूँ। ये भी कितने हैं? 10 हैं। ये मॉलिक्यूल 10 हैं, ये भी कितने हैं? कितने कितने? 10, वही इक्विमोलर हो गए। लेकिन इसने कितने आयंस प्रोड्यूस किए? 10 ने कितने प्रोड्यूस कर दिए? 10 हाइड्रोजन आयन और 10 क्लोराइड आयन। और ये हमारे पास अगर 10 पार्टिकल हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, लेकिन इसने मेरे बच्चों 20 आयंस प्रोड्यूस किए हैं और 10 आयन सल्फेट के प्रोड्यूस किए हैं। इज दैट फाइन? समझ में आई आपको ये बात? तो फिर इसमें हाइड्रोजन आयंस की तादाद क्या होगी? इसमें हाइड्रोजन आयन की तादाद क्या होगी? अब इसलिए इक्विमोलर तो हैं, pH सेम नहीं आएगा, क्योंकि अगर pH उस वक्त सेम आता है ना जब दोनों तरफ हाइड्रोजन आयंस भी बराबर आते। दोनों तरफ हाइड्रोजन आयंस बराबर आए? नो। तो लिहाजा जहाँ पे ज़्यादा आएंगे वहाँ का pH कम होगा। आपको याद है ना ये बात कि मैंने कहा था जितना ज़्यादा pH होगा वो कम होगा, यानी कि 6 एक अच्छा एसिड है, 5 एक और अच्छा एसिड है, फिर 4 और ज़बरदस्त एसिड बन जाता है, 3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कमाल का एसिड रहेगा अगर 1 pH आ रहा है, और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा जब आपके पास pH 0 आ रहा है। तो लिहाजा अगर आप कहते हो सर HCl का pH बताओ और H2SO4 का pH बताओ, ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि जो H2SO4 है उसका pH क्या निकलेगा? लगभग कोई लेट्स से दैट सोच लेते हैं 2 निकल आया।
HCl का pH क्या निकलेगा 3, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ H2SO4। पता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो निकल रहे हैं लेट्स से दैट कि वो 2 के हिसाब से निकल रहे हैं और HCl के 3 के हिसाब से निकल रहे हैं। तो यहाँ से हमने अंदाज़ा लगा दिया। चलें जवाब बताते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों ये अब आपको स्क्रीन पे इसका जवाब नज़र आ रहा है, वही देख लें। उन्होंने बात की है कि HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं कि जो सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एंड इट्स 1 मोल गिव्स ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जबकि ऑन दी अदर हैंड सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो ये डायाबेसिक एसिड है। डायाबेसिक एसिड्स क्या होते हैं? जो कि 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे और फिर डेफिनेटली 1 मोल जो है वो रिजल्ट दे रहे हैं कंप्लीट आयनाइजेशन के ऊपर कितने 2 मोल्स। तो कह सकते हैं कि हमें अबव इक्वेशन से पता क्या लग रहा है कि जो एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं H2SO4 के हों या फिर HCl के हों तो वो ग्रेटर नंबर ऑफ H2SO4 जो है वो हाइड्रोजन आयंस दे रहा है एज़ कम्पेयर टू दी HCl। लिहाजा जो pH होगा वो H2SO4 का क्या होगा स्मॉलर होगा। मैंने 2 बताया ना अभी आपको वैसे सपोज करके, है ना, और HCl का मैंने pH क्या बताया था 3। तो यहाँ से हमें इस बात का अंदाज़ा लग सकता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपकी लर्निंग अब ईजी हो जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल ये किया जा रहा है कि वाई आयनिक प्रोडक्ट्स कांस्टेंट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी आपने जब किया था ना, आपने सेल्फ आयनाइजेशन का टॉपिक किया था या ऑटो आयनाइजेशन का टॉपिक किया था, तो आपने जब एक इक्वेशन बनाई थी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जब बनाया था ये क्वेश्चन किया था आपने ऑटो आयनाइजेशन वाला, तो इसमें आपने पानी को क्या किया था आयनाइज किया था और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट आपने किया था। इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों किया था? क्योंकि आपको याद होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने बताया था कि 1 करोड़ में से 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ एक ही आयन बनता है, यानी 1 करोड़ में से एक पानी को तोड़ा जाता है। इसे सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं, ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है? तो इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अब तो 1 करोड़ में से एक टूटा ना जब 25 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन याद रखो जब 25 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे। फिर बजाय कि एक टूट रहा है तो हो सकता है कि 50 डिग्री टेम्परेचर कर दो, डबल हो गया ना टेम्परेचर, तो हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है मुझे ये वैल्यू, लेकिन मैं आपको ये पेशेंट को ही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल टूट जाए। फिर 1 करोड़ में से कितने टूटेंगे? 2 हाइड्रोजन आयंस बने, 2 हाइड्रोक्सी आयंस बने, लेकिन 25 डिग्री पे एक वाटर मॉलिक्यूल था 1 करोड़ में से, तो 10⁻⁷ में से एक टूट रहा है, तो इसलिए आप लिख सकते हो 10⁻⁷। तो ये बात आपने मेमोराइज रखनी, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसके आंसर में भी प्यारे बच्चों ये बात लिखी हुई है कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पानी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, लिहाजा पानी जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इट्स आयनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। यानी इसकी जो आयनाइजेशन, ये बता रहा हूँ ना कि पानी की टूटने की सलाहियत जो है किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे करती है। एंड बिकम्स ग्रेटर एट हाई टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पानी ज़्यादा टूटेगा, पानी ज़्यादा आयंस बनाएगा। सो देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी आयंस ऑन हाई टेम्परेचर, ये ज़्यादा बना सकता है। सो ड्यू टू दिस हायर कंसनट्रेशन और आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट KW इंक्रीजेज। आप कह सकते हो कि KW इंक्रीज कब करेगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ KW इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आपने ये बात याद रखनी है। चलें लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी सवाल देख लेते हैं कि इनमें फ़र्क करें, स्मॉल p में और स्मॉल p और h लगाओ तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो ये आपको पता ही होगा। जो p है इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली सिंबल है एक, इसका नेगेटिव लॉगरिथम मतलब होता है, यानी यू कैन राइट नेगेटिव लॉग, और ठीक है ऑफ द सिंबल। और जो p बिफोर अगर h आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अगर ये h से पहले लिखा हुआ आ रहा है तो आप हाइड्रोजन आयंस का नेगेटिव लॉगरिथम की बात कर रहे हैं ना। p का मतलब खाली लॉगरिथम होता है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है, याद रखिएगा। p का मतलब नेगेटिव लॉगरिथम होता है, आप इसको पॉजिटिव लॉगरिथम कभी ना समझिएगा, राइट। सो नेगेटिव लॉगरिथम क्या समझाता है? मैंने आपको बताया था ना कि जो लॉगरिथम होता है ये कैलकुलेशन ऑफ बहुत बड़े नंबर्स की या बहुत छोटे नंबर्स की। तो अगर आपने बहुत बड़े नंबर्स को डील करना है तो आप पॉजिटिव लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत छोटे नंबर्स को अगर आपने डील करना है तो आप बात करते हैं नेगेटिव लॉगरिथम की। चलें अब ऐसा करते हैं, हमने टेस्ट योरसेल्फ कर लिया, एक छोटा सा पैराग्राफ है उसमें क्या कहा जा रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि एरियाज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट क्या करेगा, यानी हमने पीछे जो है बात की ना आपसे pH की और इससे रिलेटेड टॉपिक्स की, एसिड्स की, बेसिस की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनालिटिकल केमिस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी को देखकर काम कर रहे होते हैं। वो बेसिकली किसी भी सैंपल की या कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, एवेल्युएट करते हैं,
ठीक है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को। और इनके काम से ये बेसिक रिसर्च ये अपनी लैब से शुरू करते हैं, मतलब लैब में छोटे मोटे पहले रिसर्च वर्क्स करते हैं और फिर अपने तजुर्बे को लेते और पहुंचते कहाँ निकल जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में चले जाते हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चों याद रखना ये कौन कौन सी जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट की खदमात ले रही हैं। मतलब लेट्स से दैट कि अगर ग्लूकोज का डब्बा है आपके पास, तो ग्लूकोज के डब्बे में कितनी ग्लूकोज है, इसके हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि ग्लूकोज के डब्बे में कितना ग्लूकोज है। इस तरह से अगर आप एक एनालिटिकल केमिस्ट को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देख रहे हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में देख रहे हो, फोरेंसिक इंडस्ट्री में देख रहे हो, पब्लिक प्रोटेक्शन की कोई इंडस्ट्री है वहाँ पर देख रहे हो, तो ये क्या कर सकते हैं काम अपना, टेस्ट एयर को टेस्ट कर सकते हैं, पानी को टेस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं, दवाइयाँ फूड वगैरह जो हैं उनको देख सकते हैं कि प्योर हैं कि नहीं है। और ये किस चीज़ को इंश्योर करते हैं, क्या चीज़ ये लोगों को बताते हैं, क्वालिटी, कि क्या क्वालिटी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की जा रही है। तो आप जूस पीते हैं ना जब आप, तो आप कहते हैं जी फ्रूटीन का पीना है या नेस्ले का पीना है, तो आप इंतखाब नेस्ले का कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि उसके अंदर शायद केमिकल्स का अच्छा इस्तेमाल किया गया है कंपैरेटिव विद दी फ्रूटीन कंपनी। तो लिहाजा जो जूस हैं जो कंपनी है उनका क्या आपस में क्या कंपैरिजन है। तो अब पत्ती अगर आपने चाय बनानी है तो आप कहते हैं उसकी लिप्टन की लेनी है या आपने सुप्रीम की लेनी है, तो अब पत्ती को भी केमिकलाइजेशन की जाती है ना। तो ये सारा सीन चल रहा है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स पे बात करते हैं।